महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है। नॉर्थ महाराष्ट्र की बात कर ले, जहां पहले से उत्तर महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक मजबूत इलाका, यहां पर स्थिति आप देखें, 36 सीटों का रुझान क्या कहता है, बीजेपी 26 सीटों पर लीड, महाविकास आघाड़ी 10 सीटों पर लीड बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब अगली तस्वीर, अगला रीजन आपके सामने, उत्तर महाराष्ट्र के बाद पश्चिम महाराष्ट्र, जहां से बारामती आता है, जहां औरंगाबाद आता है, वहां पर महायुति की स्थिति क्या, बीजेपी का भगवा यहां पर लहरा रहा है, महायुति के साथ जनता का भरोसा ज्यादा, अदर्स के खाते में 4। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें, 7 सीट, मात्र 7 सीट, इतने बड़े रीजन में महाविकास आघाड़ी के पास केवल 7 सीटों में रुझान। अब आप देखिए ठाणे कोंकण का बेल्ट, 42 सीटों का रुझान क्या कहता है, महायुति आगे 34 सीटों पर, महाविकास आघाड़ी 8 सीटों पर इस रुझान में दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड आप ये कहें कि कुछ हो गया, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब बात मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र की आती है तो यहाँ पर पासा बहुत तेजी से पलटा है। 48 सीटों का क्षेत्र मराठवाड़ा क्या कहता है। अब देखिए मराठा का आरक्षण को लेकर यह आंदोलन, किसानों की नाराजगी, वो तमाम फैक्टर्स यहां पर मराठवाड़ा में काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर यही रुझान है जो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, सचिन, ये साफ कहा जा सकता है महायुति 38 सीट पर लीड करते हुए, महाविकास आघाड़ी 9। जी देखिए, मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कार्ड खिला था सोयाबीन का और 7,000 दाम देने की बात कही थी। फिर आप इन टोटल आप पिक्चर रखिएगा सामने। मुंबई की सीट क्या कहती है, मुंबई की 36 सीट, यहाँ पर बीजेपी का जलवा कायम है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जलवा कायम है, 27 सीट पर वो आगे, और वहीं महाविकास आघाड़ी 9 सीटों पर। जी सचिन। जी देखिए, राहुल गांधी ने जब उनको पता चला कि अब ये ट्रम्प कार्ड जो है लाडली बहना चल रहा है और हमारी महालक्ष्मी योजना नहीं चलेगी, तो आखिरी के चुनावी जो रैलियां हुई थी राहुल गांधी की, उन्होंने एक नया दाव खेला था कांग्रेस ने कि 7,000 रुपया सोयाबीन को हम दाम देंगे। उनको लगा कि ये मराठवाड़ा में काम आएगा, उत्तर महाराष्ट्र में काम आएगा, क्योंकि और विदर्भ में काम आएगा सोयाबीन का मुद्दा, लेकिन वो मुद्दा नहीं चला, यानी कि किसानों का मुद्दा जो है वो नहीं चला। उन्होंने फिर कास्ट का कार्ड खेला और संविधान का कार्ड खेला। हमने देखा कि हर सभा में वो संविधान लेकर आते थे और जातिगत जनगणना की बात की, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने चाहे आदिवासी हो, दलित हो या फिर कुनबी हो और मराठा हो, इनका ऐसा एक कॉम्बिनेशन किया। चाहे सरकार का काम या उनकी योजनाएं जो थी, उसका पेनिट्रेशन इतना अच्छा था कि वो चुनाव में विपक्ष के किसी भी कार्ड पर वो भारी पड़ा है। आप वो नतीजों में साफ देख रहे हैं, 225 पर महायुति आपको दिखाई दे रही है, 224 पर, 58 पर केवल महाविकास आघाड़ी। आपको ये ऐसे ही आपको 58, 60, 65, कभी कभी 70 और इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए, ऐसा सौरभ लग नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हुई थी और 11 बजने को आ गए, 3 घंटे हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। एक आध 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, बाकी इसके अलावा लेकिन कांग्रेस ने खुद को देवेंद्र रीइन्वेंट नहीं किया। आप वही पुराने लोकसभा के रटे रटाए भाषण, वही मुद्दे, वही संविधान की कॉपी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अपना पूरा जो कहते हैं ना गेम के लिए पिच ही बदल डाली। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को कहते हैं कि आखिर हम लोग चुनाव लड़ते क्यों नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। जब हमारा काम ही यही है पॉलिटिक्स, तो फिर हम लोग क्यों नहीं लड़ते हैं सामने बीजेपी जैसी पार्टी, बीजेपी जो कि 24/7 चुनाव लड़ती है। आप सोचें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोचना कि किरण रिजिजू जो कि बौद्ध कम्युनिटी के आते हैं, दलित बौद्धों का नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो दिल्ली से महाराष्ट्र उनको भेजना और इतने सारे उनके कार्यक्रम कराना, छोटे छोटे पॉकेट्स में कार्यक्रम कराना है, ये सब दिखाता है कि चुनाव जीतने के लिए आप कैसी रणनीति। और बीजेपी ने कैसे चुनाव जीता है, 149 सीटों में से 127 सीटों पर लीड लिए हुए अब तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। 2014 की 123 सीटें मोदी लहर में आई थी, तो यहां पर लग रहा है कि मोदी का मैजिक चला है। फडणवीस जिस तरह से अपने पूरे पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहे थे, फडणवीस का एक बदला हुआ अंदाज हमने देखा था कि वो किस तरह से हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे थे। कटेंगे तो बटेंगे के नारे को, एक है तो सेफ है के नारे को किस तरह से वो आगे प्रोपेगेट कर रहे थे, संगठन के साथ जुड़े हुए थे। उसका नतीजा यहां पर देखिए 85.23% है। जब जरूरत पड़ी तो वहां पर खुद को टोन डाउन करने की भी काम किया, शिंदे सेना के साथ अपने साथ अच्छे रिश्ते बनाए, और यही हुआ कि सीटों को लेकर बहुत ज्यादा पचड़ा जो है वो महायुति में नहीं दिखा और उनके बागी भी उन्होंने जल्द सेटल कर लिए थे। तो यही वजह है। और शिंदे की बात करें तो शिंदे क्लियर कट विनर है और एक सीधा संदेश है कि ठाकरे सरनेम तुम रख लो, मातोश्री तुम रख लो, लेकिन शिवसेना का काडर और पार्टी और ये धनुषबाण मेरा है। शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट यहां पर 70% का है, 80 में से 56 सीटें। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी की टोटल नहीं आ रही है जितने शिंदे लगभग वही है, 57 पे है, अभी भी वही है। तो लग रहा है शिंदे जो है महाविकास आघाड़ी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना दे दें। यहां पर अजीत पवार जो सबसे कमजोर कड़ी थे, सबसे कम सीटें, सिर्फ 59 सीटें उनको दी गई थी, 39 सीटों पर वो इस वक्त लीड
लिए हुए हैं। 66.1% जो है यहां पर उनका स्ट्राइक रेट है। अब इन नतीजों के साथ जो सबसे बड़ा सवाल उठना चाहिए वो ये कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। 40 सीटों पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री एक बार बना दिया, क्या ये काम दोबारा बीजेपी नहीं, वो करेगी? दिल पे पत्थर रख के बनाया था सौरभ। इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। बीजेपी अगर 127 सीटें जीत रही है तो जाहिर है कि अब वो चुनाव में मुख्यमंत्री भी अपना चाहेगी, और वो और कोई नहीं केवल देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। 100 और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके घर में बावनकुले पहुंच चुके हैं सचिन। जी बड़ी बिल्कुल, खबर है, बड़ी कल तस्वीर है। भी वो गए थे मिलने के लिए, और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को भी इतनी उम्मीद नहीं होगी कि 120 से ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि बीजेपी मान के चल रही थी उनको मैक्सिमम 115 इन नतीजों पर आपको लगता है तय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल, उनकी दावेदारी सबसे पहले रहेगी, और मुझे लगता है कि शिंदे इस बार दावेदारी खुद ही मेरे ख्याल से पीछे। ऑल्दो शिंदे एकनाथ शिंदे की परफॉर्मेंस भी उनके अपने रेफरेंस पॉइंट से बहुत अच्छी है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन आप 125 पर कैसे आप डिनाई कर सकते हैं बीजेपी को? सौरभ, कहा जा रहा था अगर 90 सीटों से ज्यादा बीजेपी ले आती है तो सीएम उसी का होगा, ये क्लियर था। यहाँ तो 90 नहीं, छोड़िए, अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। 126 सीटों पर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर देखिए हलचल अब शुरू हो चुकी है, तस्वीर आती होगी किसी भी वक्त। आप बिल्कुल सौरभ, इन डाटाज के बाद, इन सफलता के बाद स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी देख ले तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 84-85%, जो कि 71 और 62 से भी काफी ज्यादा है। नंबर ऑफ सीट्स अधिक है, वैसे भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी अब कतई ये नहीं चाहेगी कि अब मुख्यमंत्री कुर्सी। देवेंद्र जी को आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई सरप्राइज पैकेज तो नहीं आएगा ना? देवेंद्र फडणवीस ही है वो नाम। निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, उसमें बहुत सारी नहीं चीजें सोचनी होती हैं पार्टी को, और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि कास्ट नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठते, और ब्राह्मण कम्युनिटी से आप आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिक्स करें तो वो काम करें। तक शिंदे को भी मुख्यमंत्री बना के रखा जा सकता है, बिल्कुल, तो नहीं कर दिया और शिंदे को बनाए रखने में पार्टी को कोई वैसा नुकसान नहीं है। मतलब शिंदे को ले कोई ऐसी एलर्जी नहीं कि दिल्ली के साथ सेम पेज पे ना रहते हों या बहुत रिजिडिटी रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तक शिंदे को लेकर फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री किन किन मुद्दों पर एकदम एप्ट साबित होते हैं? फडणवीस एक चीज, दो चीजें, एक तो कार्यकुशलता, प्रशासनिक कार्यकुशलता उनमें बहुत अच्छी मानी जाती है, अधिकारियों के बीच उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहता है, तो ही इज अ डूअर, उनको काम कराना आता है, काम कैसे करना चाहिए इस मामले में उनका जवाब नहीं। दूसरी चीज है जो कि प्लस पॉइंट में है या माइनस पॉइंट भी है, कि वो निपटाने वाली जो कार्यशैली होती है ना, इसके बड़े माहिर हैं। देवेंद्र, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, देखिए दावेदारी शुरू हो चुकी है। प्रवीण दरेकर ने कह दिया इस बार कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो अब ये तो ऐसे ही करती हैं पार्टियां, कोई बड़ा नेता आके एकदम से खुद कुछ नहीं कहता है, किसी और से कहलवाया जाता है, तो बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है सौरभ, और ये जैसा कि संघ के बारे में मैंने बताया कि हालांकि संघ ने इंडिकेट किया है, जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली देवेंद्र फडणवीस को ही, और लगभग 15 दिन पहले इंडिकेट किया गया है, तो संघ ये जरूर चाहेगा कि देवेंद्र फडणवीस को, ये चाहने के पीछे दो वजह है, एक तो नागपुर से आते हैं, उनका संघ के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, दूसरा कहा यह जाता है, इसको आधिकारिक तौर पर हम लोग नहीं कह सकते, कि संघ का ब्राह्मण प्रेम बहुत ज्यादा रहता है, तो वो ये जरूर चाहेंगे कि ये जो कास्ट नैरेटिव फडणवीस के खिलाफ है उस पर ध्यान ना दिया जाए। संघ की पसंद देवेंद्र फडणवीस, इसमें कोई दो नहीं, इसमें कोई राजनीति में भी वो अच्छे हैं, शानदार, मतलब बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस में और कोई कमी नहीं निकाल सकता। देवेंद्र जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को एक एश्योरेंस मिल गया था, इसके कारण उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली हिंदुत्व के एजेंडे पर या डेवलपमेंट के एजेंडे पर और सीएम बनेगा। और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है, और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है, और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पहली दावेदारी है प्रवीण दरेकर की। ये मुझे 2 दिन पहले मिले थे, इंडिया टीवी पर हमने उनका इंटरव्यू भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी चॉइस तो देवेंद्र फडणवीस है, और सिर्फ मेरी नहीं बल्कि बावनकुले ने भी ये कहा था कि हमारे दिल के मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस है। गिरीश महाजन, इन्होंने भी ये बात कही, तो उनके जो पार्टी में सपोर्टर है वो एक तरह से जो है वो देवेंद्र फडणवीस को ने भी अपनी रैली में ऐलान कर दिया था कि देवेंद्र नाम भाव को जिताना है, नाम लिया था कि देवेंद्र जी को इस बार महाराष्ट्र को महायुति को जिताना है और देवेंद्र जी को जिताना है। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों में से अगर जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे अजीत पवार होंगे, वो नहीं चाहेंगे एकनाथ शिंदे, वो तो यही चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस इज अ बेटर ऑप्शन। बिल्कुल, अब पिछले दिनों शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस को लेकर बहुत कुछ समस्याएं भी सामने आई थी, और उसमें वजह ये थी कि देवेंद्र फडणवीस समझा भी जा सकता है कि इतने कमांडिंग पोजीशन में रहने वाली उनकी कार्यशैली रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तब डिप्टी सीएम रहते हुए जब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती थी तो फडणवीस चाहते थे कि उनके हिसाब से हो।
शिंदे ने बाद में उसमें अड़ंगा डालना शुरू किया, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने हिसाब से काम करना शुरू किया, तो बहुत टकराहट होती थी। उसके बाद वो रास्ता दिल्ली का ढूंढते थे। शिंदे का दिल्ली लाइन एकदम ओपन है, उसमें देवेंद्र फडणवीस माध्यम नहीं है, मतलब उस एक्सचेंज की उनको जरूरत नहीं है। शिंदे को अगर दिल्ली बात करना है, मतलब दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से, तो एक्सचेंज के लिए उनको फडणवीस को कहने की जरूरत नहीं है, सीधे फोन उठाते हैं, दिल्ली बात करते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की एक बात और ये भी रही कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो पार्टी के लिए त्याग किया था, जब ये नया गठबंधन बना, शिवसेना टूटी, उन्होंने अपने ऊपर सारे आरोप लिए कि भाई पार्टी तोड़ी है देवेंद्र फडणवीस ने, मराठाओं को नाराज किया देवेंद्र फडणवीस, सब कुछ तोहमतें सही, और पार्टी के लिए त्याग करके नंबर 2 बनना स्वीकार किया। अब पार्टी रिवार्ड करेगी? नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, ऐसा नहीं है कि त्याग किया। ऑप्शन क्या होता है? दूसरी चीज ये है कि फडणवीस के हिसाब से देखें तो फडणवीस को पार्टी ने दिया भी बहुत कुछ है। जैसे एक कास्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि उस कास्ट नैरेटिव में आप फिट नहीं बैठते, फिर भी दिया गया है। एक और चीज जो बहुत खास बनाती है देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के पॉलिटिक्स में, और बीजेपी का टॉप लीडरशिप ये जानता है। क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर भी सरकार बना सकती है? ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या सौरभ? नहीं नहीं 128 और 56 सीटें एकनाथ शिंदे ला चुके हैं। 39 सीटें देखिए आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, एनसीपी अजीत के पास है। तब ऐसे में अकेले 128 सीट जीतने वाली बीजेपी लगी चुकी है, तो थोड़ी बहुत कितनी सीटें बना पाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वो इस लिहाज से कि नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से आप देखें तो कोलिशन की गवर्नमेंट बीजेपी चला रही है, और इस तरह का नैरेटिव देना कतई ये बीजेपी टॉलरेट नहीं कर सकती। दूसरी चीज, और मैं एक बता दूं आप छोटी चीज, कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में बीजेपी का टॉप लीडरशिप भी ये बात जानता है और मानता है कि बीजेपी के अकेले ऐसे नेता महाराष्ट्र में हैं, और बीजेपी नहीं, क्रॉस पार्टीज भी देख लें जो शरद पवार से हेड ऑन करते हैं। और सौरभ, इसमें एक दूसरी बात है सबसे जरूरी कि आप टैली देखेंगे तो चाहे मतलब ये तो होगा नहीं ऐसा, लेकिन शिंदे अगर महायुति के साथ भी, महाविकास आघाड़ी के साथ भी चले जाए, अजित पवार की वो बुला ले अपने साथ में, तब भी उनके टैली जो है बहुमत को पार नहीं करती। सारे घोड़े तो बोल उनके दीजिए, पास तब भी यहाँ options पर नहीं है। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन टैली इस वक्त ये कह रही है कि महाविकास आघाड़ी 57 पर लीड लिए हुए है और बीजेपी अकेले 128, दुगने से भी ज्यादा। आंकड़ा जी, पूरा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बार्गेनिंग का इस बार भी, मतलब चाहे शिंदे के पास हो या अजित पवार के पास हो, जिनसे bargaining लेगेसी का ले जितना ली, option जिनसे नहीं हो पार्टी सकता। ले ली, जिनसे सिंबल ले हाँ। लिया, अब उनके साथ क्या एका हो सकता है? अगर ये टैली ऐसी रहती, बहुत नेट टू नेट फाइट रहती, तो एक वक्त जो है शिंदे बार्गेनिंग कर सकते थे या अजित पवार बार्गेनिंग कर सकते थे, चलो, या फिर महाविकास आघाड़ी शरद पवार उन पर दाव खेल सकते थे, लेकिन वो स्थिति अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। प्रोबेबिलिटी इसलिए भी नहीं है कि वोटर ने क्लियरली महायुति को चुना है। Exactly. वो ये कह रहा है कि वो शरद पवार की पार्टी के साथ नहीं है, वो उद्धव के साथ नहीं है। तो इतना बड़ा जब क्लियर मैसेज हो और बीजेपी अकेले ही 128 या 100 प्लस जो है वो एक क्लियर मैंडेट है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गुंजाइश है। महाविकास आघाड़ी के खुद के प्रदर्शन से बीजेपी ज्यादा है। 55 सीटों पे महाविकास आघाड़ी है, तो 130 पर बीजेपी ने लीड ली हुई है, यानी दुगने से भी ज्यादा। 56 सीटों पे तो अकेले 56 सीटों पर शिंदे। इस वक्त बीजेपी नेता शायना एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हम सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। शायना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जबरदस्त नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जबरदस्त रुझान दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी के लिए। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इतिहास बनने जा रहा है और हम चाहते हैं कि महायुति के नेतृत्व में उसी अंदाज से हम काम करें जिस अंदाज से हमने किया है इतने साल, 2.5 साल आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के नेतृत्व में। और मैं मानती हूँ कि लोगों त्रस्त हो गए हैं फॉल्स नैरेटिव से और तुष्टीकरण की राजनीति से। लोग सिर्फ चाहते हैं प्रगति प्रगति प्रगति, और उस प्रगति को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और एक ही लक्ष्य है, महाराष्ट्र को विकसित बनाएं। देश में मोदी जी का जो कल्पना है एक विकसित बिल्कुल, आप सीएम किसको बनाएं? सीएम किसको बनाएं? मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे, लेकिन ये नेतृत्व तय करेगा। हम कार्यकर्ता जो है सिर्फ प्रधान सेवक या कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, तो आपकी राय क्या है ये बता दीजिए। नहीं, अपनी राय भी नहीं फिलहाल ये बताएंगे शायद। आमतौर पे बीजेपी नेताओं और सेना के लोगों में क्या इच्छा है आमतौर पे, अपना छोड़ दीजिए। देखिए, हर एक पार्टी चाहेगी कि उनके ही नेता बने मुख्यमंत्री,
लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको कहूं कि मेन लक्ष्य है कि महाराष्ट्र के लिए काम करना। अभी आप मेरे क्षेत्र की बात करें तो मेरा सबसे कठिन क्षेत्र है पूरे महाराष्ट्र में, जहां 1,40,000 मुसलमान वोट हैं, 1 लाख हिंदू। मुंबा देवी बहुत ही पिछड़ा है मुंबई में, और अफसोस की बात यह है कि कोई प्रगति नहीं हुई 15 साल में। लेकिन जब लोग विश्वास दिखाते हैं तो उनको क्या चाहिए? उनको परिवर्तन चाहिए। उस परिवर्तन में एक चीज स्पष्ट रूप से हमने देखा है, लाड़की बहन योजना, जहां 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 मिला है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में। तो उसमें से 40,000 ऐसे लाड़की बहन है मुंबा देवी में, जिसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। तो सबको प्रगति मिल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो मैं मानती हूं कि ये इलेक्शन में महिला बिल्कुल समर्थन कर रही है। आपने परिवर्तन बोला तो मुझे लगा कि शायद आप परिवर्तन इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन भी होना चाहिए? नहीं, मैं शाइना जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। इस वक्त प्रसाद लाड साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं प्रसाद जी आपको, बड़े जबरदस्त रुझान दिखाई दे रहे हैं और नतीजों में तो परिवर्तित हो ही जाएंगे, सरकार आपकी बन रही है। पक्का सरकार बन रही है और मुझे ऐसे लगता है कि ये धर्म युद्ध की लड़ाई महाराष्ट्र में हम जीत चुके हैं। एक ही बात कहूंगा, झारखंड हो गया, हाँ? ढोल बजाने की करो तैयारी, आ रहे हैं धर्म युद्धधारी। इस महाराष्ट्र में जो इच्छित था वही हो चुका है और पूरी तरीके से विकास की राजनीति, प्रसाद लाड जी जीत का सेहरा फडणवीस जी के सर बांधेंगे, सीएम की कुर्सी पर उन्हें बैठाएंगे। 100% देवेंद्र जी फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दुबार बात नहीं है। नहीं, शिवसेना से बात हो गई क्या आपकी? लाड साहब, शिवसेना से बात हो गई आपकी? नहीं, बात तो होती रहेगी। जो आंकड़े आप जो बता रहे हो 130, मेरे ख्याल से वो 135 तक पहुंच चुके हैं। नहीं, बात करने की जरूरत है क्या आप इस डाटा के बाद? ये नंबर गेम है। बात तो करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि महायुति की सरकार है। एकनाथ राव जी शिंदे अभी तो हमारे फिलहाल नेता है और तीनों जन मिलके, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, तीनों मिलकर एक साथ बैठेंगे। माननीय हमारे नेता अमित भाई शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और महाराष्ट्र का जो कल दिखाई दे रहा है कि उसमें देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, ये स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र की जनता ने मान लिया है और भाजपा के नेतृत्व में ये महायुति का विजय पूरी तरह से पक्का हुआ है। अच्छा, आप सबके दिल में देवेंद्र फडणवीस है, पूरे बीजेपी के हम बात करें, महाराष्ट्र की कम से कम, महाराष्ट्र में क्या हम देख रहे थे कि अलग अलग दलों की बात हो रही थी, तो क्या अभी पूरी बीजेपी दिल से देवेंद्र फडणवीस को सीएम मानती है, दावेदार मानती है? 100% मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस राज्य का विकास करना है, राज्य को उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट में आगे लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे लाना है और किसानों के लिए कोई काम करने वाला, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, कामगारों के लिए काम करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो महायुति का मुख्यमंत्री होगा। और भाजपा की तरफ से मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में आगे लाना चाहिए। प्रसाद लाड जी, देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो संगठन के लिए बनाई? 4 महीने के अंदर अंदर कैसे कोर्स करेक्शन किया, क्या स्ट्रैटेजी थी, जरा उसके बारे में भी डिटेल दें। देखिए, जिस तरीके से नैरेटिव सेट हुआ था लोकसभा में, जिसमें संविधान को बदलेंगे, उसके बाद हम लोगों ने मुसलमान लोगों को देश के बाहर निकालेंगे और वो एक जो झूठ नैरेटिव बनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के चुनाव 20 मई को हुए, जिस समय में महाराष्ट्र में सारे लोग ज़्यादा करके छुट्टियों पर जाते हैं, कुछ लोग गांव चले जाते हैं, उत्तर भारतीय हो, राजस्थानी हो, अलग अलग राज्यों के लोग भी गांव चले जाते हैं। उस समय के ऊपर एक नैरेटिव सेट कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वोट जिहाद का जिस तरीके से वापर किया गया और उसके खिलाफ हमने, हर कार्यकर्ता ने 90,000 बूथ में काम किया, लगभग 25,000 शक्ति केंद्र में काम किया। लाड़की बहन योजना ने हमारी बहनों ने हमारा साथ दिया। किसानों का ऊर्जा का जो बिल माफ था उसने हमें मदद की। कांदे का भाव हो, सोयाबीन का भाव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की मूवमेंट हो, तो जहां जहां गलती थी आपने दुरुस्त कर ली। फडणवीस साहब से आपकी बात हुई?
देवेंद्र जी को बधाई दिया आपने फोन करके? फडणवीस साहब से मेरी बात हो गई है सुबह। आ जाएगा। अच्छा लाल साहब सुबह आप- सुबह ही दे दी सुबह। अच्छा, क्या कह रहे हैं फडणवीस साहब? क्या बात हुई, जरा थोड़ा बताइए तो सही, क्या कह रहे हैं, क्या बात हुई? चल गया। हाँ हाँ। पर और नहीं, बोले भी तो जिस तरीके से सबके नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो चित्र लोगों के सामने आया हुआ है, मेरे हंसी से ही आपको मालूम पड़ता होगा कि मेरे को देवेंद्र जी से क्या बातचीत हुई होगी। अच्छा लाल साहब आप तो 100% वो भी बहुत खुश है, क्योंकि 119 के चुनाव में हम लोग 122 से लेके 105 तक आए थे और आज 105 से लेके 135 तक वापस जा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आप कल दिन भर जो है देवेंद्र जी के साथ थे, सागर बंगलो पर आप थे, दरेकर जी थे और बाकी भी सब नेता थे। क्या रणनीति तैयार हुई थी कि क्या आपको उम्मीद थी कि इतना ये बढ़ेगा टैली 130, 128 तक? क्योंकि आप लोग तो मैक्सिमम 110, 115 तक जा रहे थे। हमारे लोगों को एक उम्मीद थी कि हम लोग 113 के ऊपर पक्का जाएंगे। हमारे नेता मोहित कंबोज को उम्मीद थी कि हम लोग 120 पार करेंगे और अभी जो दिखाई दे रहा है वो 128 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अलग स्क्रीन के ऊपर 132, 133 भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा इंडिया टीवी के ऊपर भरोसा ज्यादा करता हूं, क्योंकि जो निकाल का कल देते हैं वो बहुत परफेक्ट बहुत होता है। शुक्रिया प्रसाद और उसमें जी 2-3 आपका। टक्के आप का इंडिया ही फर्क टीवी होता पर है भरोसा रजत जी के करते हैं, चैनल हम भी जनता के बीच में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, उनका मन भापने की कोशिश करते हैं। प्रसाद जी, लेकिन विदर्भ में बाजी पलटी कैसे? देखो, हमारे परिवार के लोगों ने इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ताकत से काम किया। विचार परिवार साथ में रहा, विचार परिवार का संगठन साथ में रहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से देवेंद्र जी का 19 में उद्धव ठाकरे ने अपमान किया था, लोकसभा के चुनाव में माननीय मोदी को महाराष्ट्र से जो कम जगह मिली थी उसमें कार्यकर्ता चार्ज हुआ था और पूरा कार्यकर्ता चाहता था कि इस वक्त में हम लोग विकास की राजनीति करें, इस वक्त में हम लोग जनता के बीच में जाके किए हुए कामों को लोगों तक बचाएं। लाड़की बहन योजना के माध्यम से अपना देवा भाऊ, ये योजना के हम लोगों ने 17,000 कार्यक्रम गांव-गांव में किए, लाड़का देवा भाऊ के। उसके अलावा देवेंद्र जी ने किए हुए काम, एकनाथ शिंदे ने किए हुए काम, दादा ने किए हुए काम, इन सारे कामों को हम लोगों ने यूनिटी करके काम किया। हमने ये पूरा चुनाव महायुति करके लड़ा, हमने ना कि भाजपा करके लड़ा। लेकिन भाजपा के नेतृत्व में देवेंद्र जी की सभाएं और धर्म युद्ध की जो मांग की गई, एक है तो सेफ है की जो मांग की गई, जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, मुझे लगता है कि हिंदू कंसोलिडेशन ऑफ वोट, हम कोई मुसलमानों का तुष्टीकरण करना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरीके से उलेमा काउंसिल ने कांग्रेस को एक पत्र दिया जिसमें उद्धव ठाकरे ने बेशरमगिरी से उसमें हाँ में हाँ मिलाया, जिसमें वो कहते थे कि सिद्धिविनायक की जमीन भी हम वक्फ बोर्ड को देंगे, जिसमें वो कहते थे कि दहशतवादी लोगों को हम छोड़ेंगे, जिसमें वो कहते थे कि मदरसा के और मस्जिदों के इमामों को हम लोग 15,000 रुपया देंगे सैलरी, उसके अलावा 1,000 करोड़ रुपया मदरसे को डेवलपमेंट के लिए देंगे। और ऐसी कहीं 9-10 जो मांगे थी, जो कांग्रेस ने, महाविकास आघाड़ी ने इस राज्य के हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश के हित के खिलाफ की, उसके खिलाफ ये धर्म युद्ध में एक है तो सेफ है ने पूरा समाज, पूरे लोग हमारे साथ खड़े रहे। और मुझे एक चीज़ की खुशी है कि हमारी मुस्लिम महिलाएं भी हमारी लाड़की बहन बनकर हमारे पीछे खड़ी हैं। चलिए, जीत का जश्न जो है वो अब कार्यकर्ता मनाने लग गए हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं और ढोल नगाड़े भी सुनाई दे रहे हैं। प्रसाद लाड साहब, बीजेपी के सिंगल नंबर देखते हुए 128, 131 पर लीड बनाए हुए हैं, लग रहा है कि अकेले भी चुनाव लड़ते तो भी सरकार बना लेते। देखो, अभी लड़ते करते ये वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने उठाव कर मेरे ही चुनाव में, मेरा ही विधान परिषद का चुनाव था जिसमें मेरे पास 0 वोट थे और मैं 35 वोट से जीता, जिसमें एकनाथ शिंदे जी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने उठाव किया और उद्धव ठाकरे के सरकार को गिराकर वो हमारे साथ आए, हमने उनका सम्मान किया। हमारे विकास के मुद्दों को लेकर, माननीय मोदी जी के काम को लेकर अजीत दादा हमारे साथ आए और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने लोगों को साथ में रहकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही माध्यम से काम किया है। और इसलिए ये महायुति में हम लोग चुनाव अभी पूरी तरीके से लगभग 225 सीटों के ऊपर हम आगे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज अगर आप कांग्रेस, उबाटा और एनसीपी शरद पवार की पार्टी का अगर आप नंबर देखोगे
तो वो विरोधी पक्ष नेता भी नहीं बना सकते, ऐसी परिस्थिति आज राज्य में उनकी हो चुकी है। जी प्रसाद जी, ये बताइए कि अब अगर रीजन वाइज बात करें, मराठवाड़ा में किस तरह से शून्य पे थी बीजेपी, एक सीट यहां पर महायुति ने जीती थी, कैसे आपने कोर्स करेक्शन किया, कैसे जीते मराठवाड़ा? देखिए, जिस तरीके से मराठवाड़ा में मराठाओं का आंदोलन हुआ, मैं खुद मराठा हूँ, मराठा नेता हूँ, लेकिन जिस तरीके से जरांगे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस को अकेले टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें शरद पवार की पार्टी उन्हें सहकार्य कर रही थी, कुछ छुपे लोग उनको मदद कर रहे थे, और जिस देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण को 2018 में दिया, जो 60 साल में कांग्रेस न दे सकी, ना शरद पवार दे सके, ना विलासराव देशमुख दे सके, ना निलंगेकर पाटिल दे सके, ना अशोक चव्हाण दे सके, ना शंकरराव चव्हाण दे सके, वसंतदादा पाटिल दे सके, वो आरक्षण देने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया। और देवेंद्र जी के खिलाफ जो जरांगे पाटिल ने एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया, मुझे आज भी याद है, सबसे पहले देवेंद्र जी के बाजू से खड़ा रहने वाला और जरांगे पाटिल के खिलाफ आवाज़ें उठाने वाला अगर कोई कार्यकर्ता था तो मैं था, क्योंकि हम लोगों ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आरक्षण के मुद्दे के ऊपर देवेंद्र जी का कितना बड़ा सहयोग है, किस तरीके से सारथी के माध्यम से मराठा समाज को फायदा हुआ है, किस तरीके से अन्ना साहब विकास आर्थिक महामंडल के माध्यम से 1 लाख मराठा तरुणों को नौकरी नहीं तो रोजगार मिले हैं, जिन्होंने खुद के व्यवसाय शुरू किए, जिसमें हजारों लोगों को नौकरियां दी। मराठा समाज को लेकर यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, उसमें उनकी दुगने तिगनी तरीके से वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। फॉरेन के लिए, एजुकेशन के लिए जाना, उसके लिए मराठा समाज को आगे लाने की कोशिश की। वैसे ही ओबीसी समाज के लिए भी अलग अलग माध्यमों से, धनगर हो, मातंग हो, या रामोशी समाज हो, या बंजारा समाज हो, हर एक समाज को साथ में लेकर देवेंद्र जी ने जिस तरीके से इस महाराष्ट्र में समाज की राजनीति को छोड़कर एकता की राजनीति की, वो राजनीति का फल आज हमारे सामने, लोगों के सामने आया हुआ है। नहीं प्रसाद जी, जरांगे पाटिल अभी भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार बनेगी उसके बाद सामूहिक आंदोलन, उपोषण, अनशन करना है। तो भले ही आपको लगता है कि अब ये मुद्दा खत्म हो गया, कि फिर जरांगे फिर से चुनौती साबित करेंगे? देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो उनके राह में कहीं रोड़ा तो नहीं बनेंगे वो? देखिए, जरांगे पाटिल की ये जो मराठा आरक्षण की जो मांग है, ये अभी उनकी दुकान है, ये लोगों के सामने आया है। और जहां पर वो आरक्षण के लिए आंदोलन करते, उसी मराठवाड़ा ने भारतीय जनता पार्टी महायुति को प्रचंड बहुमत से विजय किया। यानी इसका मतलब क्या होता है कि मराठा समाज भी आज देवेंद्र जी के पीछे, एकनाथ शिंदे के पीछे, दादा के पीछे और नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है। लोगों ने जिस तरीके से गुमराह होकर मतदान लोकसभा में किया, आज लोगों को मालूम पड़ गया कि अगर इस समय में अगर कोई आरक्षण का हमें लाभ दे सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महायुति दे सकती है। इसलिए आपने देखा होगा मनोज जरांगे पाटिल जब देवेंद्र फडणवीस पे निशाना साध रहे थे तो शरद जी, प्रसाद जी सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, और अभी आपने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल आरक्षण के मसले पे देवेंद्र फडणवीस पर जब निशाना साध रहे थे तो शरद पवार और कुछ छिपे हुए लोग उनकी मदद कर रहे थे। वो छिपे हुए लोग आपके अपने गठबंधन के नेता हैं? नहीं, कुछ लोग, कुछ समाज के लोग, कुछ नेता लोग उन्हें मदद कर रहे थे। शिवसेना का तो कोई नहीं था ना उसमें? वो तो सामने आ रहा था, उद्धव ठाकरे। हाँ, शिवसेना का तो उसमें कोई नहीं था ना? सुनाई नहीं दिया? शिवसेना का उसमें कोई था क्या? हम लोग तो महायुति करके साथ में ही लड़ रहे थे, हम लोग तो साथ में ही लड़ रहे थे। चलिए प्रसाद जी, इस वक्त महायुति के लिए ही जनता का जनादेश, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के सिर पर ही मुख्यमंत्री का ताज होगा। थोड़ा सा इंतजार अब इसके लिए भी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए।